डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग बायोलॉजी में 5वें चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और 5वें चैप्टर में कुछ बातें पढ़ लिए थे। अगला जो टॉपिक है मेंडलीय वंशागत है या मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। देखिए, आनुवंशिकता की खोज वास्तव में देखा जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही किया है, इसीलिए आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्रयोग किए थे आनुवंशिकता की खोज के लिए, उनसे पहले भी बहुत से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अनेक पौधों पर, जंतुओं पर प्रयोग किए और आनुवंशिकता की खोज करने की कोशिश की। लेकिन वास्तव में उनके द्वारा किए गए खोज जो है या जो भी कार्य किए गए, उन कार्यों में उन्हें असफलता मिली, यानी असफलता प्राप्त हुई। ठीक है, लेकिन मेंडल ने जब प्रयोग किया तो प्रयोग करने के बाद जो रिजल्ट निकाला वह रिजल्ट एकदम सफल सिद्ध हुआ। ठीक है, इसलिए मेंडल एक सफल वैज्ञानिक हुए और उन्होंने जो भी आनुवंशिकता पर प्रयोग किए, परिकल्पनाएं प्रस्तुत किए, वो सब के सब सही सिद्ध हुए। ठीक है, देखेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग में जो भी पौधों के एकक आनुवंशिकी लक्षणों को उनके तुलनात्मक दृश्य रूप अथवा उसी को हम फिनोटाइप भी कहते हैं, तुलनात्मक फिनोटाइपों को ध्यान में रखकर संकरण कराया था और संकरण कराने के बाद जो भी रिजल्ट प्राप्त हुए उन सभी रिजल्टों को एक चार्ट के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत किया था, चार्ट भी बनाते गया था। ठीक है, और इसी कारण वो एक सफल वैज्ञानिक भी हुए। तो उसी को हम कहते हैं मेंडल द्वारा जो प्रयोग किए, प्रयोग करने के बाद जो भी रिजल्ट प्राप्त हुआ, ठीक है, और आनुवंशिकी से जो संबंधित था, ठीक है, वो मेंडेलियन वंशागत कहलाता है, क्योंकि यह मेंडल के द्वारा ही किया गया था, इसलिए इसे हम मेंडेलियन वंशागत कहते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो देखेंगे। अगला जो टॉपिक है, अगली टॉपिक जो है वो है उद्यान मटर का चयन। देखेंगे मेंडल एक सफल वैज्ञानिक हुए। एक सफल वैज्ञानिक क्यों हुए, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई तथ्य होगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में किन पौधों का सिलेक्शन किया और क्यों किया, क्या कारण था कि उसी को किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखेंगे कि मेंडल ने जब गिरजाघर में पादरी के रूप में जब नियुक्त हो गया, तो नियुक्त होने के बाद उसी गिरजाघर में आप लोग बताए होंगे कि बड़ा सा एक फील्ड था। उसी फील्ड में अनेक प्रकार के पौधों के जातियां उसमें थी। उन्हीं पौधे के जातियों में एक पौधा था मटर, ठीक है, जिसे हम गार्डन पी कहते हैं, उद्यान मटर कहते हैं। उसी मटर के पौधे पर उन्होंने अनेक प्रयोग किए। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मेंडल ने सन 1856 से 1864 के मध्य, 1856 से लेकर 1864 के मध्य अर्थात 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद मेंडल ने मटर पौधे पर अनेक प्रयोग किए। और जो मटर का पौधा था उसे हम गार्डन पी कहते हैं या उद्यान मटर कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है पाइसम सटाइवम होता है। क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है। पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम होता है। देखेंगे कि जो गार्डन पी होता है उस गार्डन पी का वैज्ञानिक नाम जो होता है पाइसम सटाइवम होता है, या उसी को हम गार्डन पी कहते हैं। इसी मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया और अनेक प्रयोग किया। ठीक है, फिर ये कौन कौन से ऐसे लक्षण थे मटर के पौधों में। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या कारण था कि मेंडल ने जो गिरजाघर में अनेक प्रकार के पौधे की जातियां थी उनमें केवल मटर के पौधों को ही अपने प्रयोग में सिलेक्शन क्यों किया, अन्य पौधों को क्यों नहीं सिलेक्शन किया? तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा।
तो उन्हीं कारणों के बारे में जानेंगे कि मटर के अंदर आखिर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं कि जिनके कारण मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर पौधे का ही सिलेक्शन किया। तो एक एक करके हम जानेंगे, देखेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे का पर प्रयोग जो किया इसलिए किया कि मटर के पौधे जो होते हैं वो फसली पौधे होते हैं, ठीक है, फसली पौधे होते हैं। मटर के पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, फसली पौधे होते हैं। फसली पौधे का मतलब होता है कि मटर के पौधे लगभग 2 से 3 महीने में ये तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अगर मटर के पौधे के बीजों को अगर बोया जाए तो वो बहुत जल्दी ही अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होने के बाद उसमें जल्दी फूल बन जाता है और उसमें फल भी लग जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इनका लाइफ साइकिल बहुत कम समय का होता है, 2 से 3 महीने तक ही इनका लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र होता है। इतने महीनों में वो तैयार होकर अगली पीढ़ी को जन्म दे देते हैं। तो इस प्रकार अगर लाइफ साइकिल कम रहेगा तो कम समय में हम उनके अनेक पीढ़ियों को प्रयोग कर लेंगे, जिससे हमें रिजल्ट कम समय में आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ये भी एक कारण है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का ही सिलेक्शन किया, ठीक है, चयन किया। पहला कारण यही है कि जीवन चक्र कम होना, मटर के पौधे का लाइफ साइकिल कम होना, ठीक है। दूसरा देखेंगे कि मटर का पौधा जो होता है द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है, या इसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल कहते हैं, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, बाइसेक्सुअल होता है। मटर का पौधा जो होता है ये बाइसेक्सुअल होता है, यानी द्विलिंगी होता है। एक ही पुष्प के अंदर नर जनन अंग भी होते हैं और मादा जनन अंग भी होते हैं। इस प्रकार इनमें परागगण की क्रिया, पोलिनेशन की क्रिया होने की संभावना अधिक होती है। ये आसानी से कर लेंगे परागगण क्रिया, ठीक है। अगर यही एक लिंगी होते तो एक लिंगी पुष्प दूसरे पौधे पर हो सकता है और मादा पुष्प दूसरे पौधे पर, नर पुष्प जो है दूसरे पौधे पर होगा, तो उनमें परागण होने की संभावना कम होगी। इस प्रकार अगली पीढ़ी जन्म लेने में भी समय लगता, ठीक है। तो याद रखेंगे कि द्विलिंगी होते हैं मटर के जो पौधे होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, जिनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे इनमें परागगण जो होता है, परागगण जो होता है, पोलिनेशन जो होता है मटर के पौधों में, जो उनके पुष्प होते हैं मटर के, उन पुष्पों में जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स होते हैं, इस प्रकार वो निर्मित होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बंद होते हैं कि उनमें जो नर जनन अंग और मादा जनन जो होता है अंदर ही रह जाता है और उनमें स्वपरागण की संभावना प्रबल होती है, पर परागण की क्रिया होने की संभावना कम होती है। इस प्रकार स्वपरागण क्रिया, सेल्फ पोलिनेशन क्रिया होने के कारण उनकी जात की या उनकी वंश की शुद्धता क्या होती है, बनी रहती है। इस प्रकार रिजल्ट जो है हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उनमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, उनमें कोई विभिन्नता नहीं आएगी, जिनके कारण स्वपरागण की क्रिया आसानी हो जाती है। तो ये भी एक कारण है। तो तीसरा इसमें कारण है कि जो भी मटर के पौधे हैं उनमें हम कृत्रिम रूप से भी, आर्टिफिशियल तरीके से भी क्रॉस पोलिनेशन करा सकते हैं, पर परागण की क्रिया हम करा सकते हैं। तो ये भी संभावना है। तो चौथा पॉइंट ये हो जाएगा। पांचवा पॉइंट देखेंगे कि मटर के जो पौधे होते हैं इनका लाइफ साइकिल कम होता है और इनके जल्दी पीढ़ियों को हम प्राप्त कर सकते हैं, कई पीढ़ियों को हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। मटर के पौधे जो होते हैं इनको जब बोया जाता है तो इनके बीजों को अंकुरित होने के लिए, वृद्धि होने के लिए या उनमें पुष्पन क्रिया होने के लिए किसी विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी परिस्थिति में ये आसानी से हो जाता है। तो ये 4-5 कारण हैं। इसके अतिरिक्त मेंडल को बीज गणित का भी ज्ञान था, ठीक है, और बीज गणित का ज्ञान होने का कारण ही उन्होंने जो भी प्रयोग किया
वो उन सभी प्रयोगों को जो भी लक्षण प्राप्त होते गए वो बीजगणितीय तरीके से, ठीक है, उन्हें चार्ट के रूप में बनाते गया, लिखते गया, ताकि अंत में जो रिजल्ट मिलेगा उसके आधार पर उनके लक्षणों को हम तुलना कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण है, ठीक है। तो ये 4-5 ऐसे कारण हैं जिनके कारण हम जो मेंडल है ये मटर के पौधों पर प्रयोग किया, यानी मटर अपने प्रयोग में मटर के पौधों का ही सिलेक्शन किया, वो भी उद्यान मटर का किया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, 4-5 पॉइंट है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है, अगला देखेंगे कि मेंडल ने जो मटर के पौधों को प्रयोग किया वह मटर के पौधों के 7 जोड़ी लक्षणों को अपने प्रयोग में, ठीक है, इसका चयन किया था। याद रखेंगे, मटर के पौधों के कितने लक्षणों को, तो 7 जोड़ी लक्षणों का ही चयन किया था। मेंडल ने मटर के पौधे के 7 जोड़ी लक्षणों का अपने प्रयोग में चयन किया। वो कौन कौन से लक्षण हैं जिनका उन्होंने अपने प्रयोग में चयन किया, उन्हीं लक्षणों को हम लोग जानेंगे। याद रखेंगे, 7 पेयर को ही अपने प्रयोग में सिलेक्शन किया था, उन्हीं के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे ये लक्षण है, इन्हें ट्रेट्स भी कहते हैं, और ये जो है कंस्ट्रक्टिंग एक्सप्रेशन है, यानी इसी को हम कहते हैं दूसरे शब्दों में तुलनात्मक दृश्य रूप कहते हैं। तुलनात्मक दृश्य है जिससे हम लोग दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले के मध्य संकरण क्रिया कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। पहले ये लोग हम लोग समझ लें, तब आगे हम बताएंगे, ये सभी बातें हम बताएंगे, तब क्लियर होगा। वैसे अभी ये बातें हम बता रहे हैं उतना क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जब अगले स्टेप पर हम लोग बढ़ेंगे तब ये पीछे वाली बातें समझ में आएंगी। तो मेंडल ने 7 जोड़े लक्षणों को देखेंगे। लक्षण क्या दिया, फ्लावर का कलर, मटर के पौधे का जो फ्लावर होता है, फूल होता है, उस फ्लावर का कलर लिया। तो एक जो ऐसा लक्षण लिया, मटर का ऐसे पौधा लिया जिसमें पर्पल, बैगनी या रेड पुष्प वाले फ्लावर पौधा लिया, और दूसरा जो है वाइट लिया, यानी सफ़ेद रंग वाले पुष्प को लिया। इन दोनों के मध्य संकरण कराया, ठीक है। तो इसमें रेड या पर्पल जो होता है ये प्रबल लक्षण वाला होता है, ठीक है, डोमिनेंट वाला होता है, और जो वाइट होता है वो अप्रबल लक्षण वाला होता है, रिसेसिवनेस होता है। ये प्रबल क्या है, अप्रबल क्या है, ये सब हम लोग जब मेंडल की शब्दावली पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा। पहले ये लक्षण हम लोग जान लें, क्योंकि ये पूछ देता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने जोड़ी मटर के लक्षणों को प्रयोग में लाया था या चयन किया था। तो 7 जोड़ी लक्षणों को, तो उनका नाम याद होना चाहिए, कौन कौन सा लक्षण था, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरे लक्षण का देखेंगे, फ्लावर का पोजीशन, ठीक है। तो फ्लावर का पोजीशन एक होता है एक्सिलरी और दूसरा जो होता है टर्मिनल। एक्सिलरी देखेंगे कि कुछ ऐसे मटर होते हैं जिनमें जो पुष्प निकलता है, जहाँ पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों के कक्ष से निकलता है, तो उसे हम एक्सिलरी कहेंगे। जैसे मान लिया जाए ये तना है और ये पत्ती यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है, पत्ती यहाँ से निकला हुआ है, ये पत्ती निकला हुआ है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से भी पुष्प निकलता है, यहाँ से भी पुष्प निकलता है, ठीक है। आगे अगर पत्ती है तो यहाँ से भी पुष्प निकलता है। इस प्रकार पत्तियाँ जहाँ पे पाई जाती हैं, तना से जुड़ी होती हैं, वहाँ से जब होकर पुष्प निकलता है तो ऐसे पुष्प को हम एक्सिलरी कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सिलरी कहेंगे। तो ये याद रखेंगे कि फ्लावर का पोजीशन में एक एक्सिलरी है जो कि डोमिनेंट होता है, तो जस्ट दूसरा क्या होता है, टर्मिनल होता है। टर्मिनल में देखेंगे जो तना होता है, तना के जो शीर्ष भाग होता है, वहाँ से जब केवल पुष्प निकले होंगे तब उसे हम टर्मिनल कहेंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ से न होकर ये तना है और यहाँ से सब पुष्प निकला हुआ है, यहाँ से सब पुष्प निकला है, तब क्या कहेंगे, टर्मिनल कहेंगे। और जब पत्तियों के कक्ष से होकर निकलता है पुष्प तो उसे एक्सिलरी कहेंगे। तीसरा देखेंगे स्टेम या स्टेम हाइट है, यानी तने की ऊंचाई है, लंबाई है, ये सब आ जाएगा। तो देखिए एक टाल लिया, यानी लंबा पौधे के तना जो है लंबा एक लिया, और दूसरा जो है डवार्फ, जिसको बौना कहते हैं। क्या है, बौना कहते हैं।
चौथा देखेंगे पोड कलर, ठीक है, यानी पोड कलर का मतलब है फली का कलर। देखेंगे कि एक ग्रीन लिया, ऐसा मटर का पौधा लिया जिसके फली, कच्चे फली का, यहाँ पे कच्चे फली की मैं बात कर रहा हूँ, कच्चे फली का जो कलर है हरे रंग का था, और एक जो था कैसा येलो था, पीला रंग था, ठीक है। दूसरा पोड शेप है, यानी फली की आकृति है, तो एक जो लिया फ्लैटेड लिया, इनफ्लैटेड है, यानी वो चपटा था, और दूसरा जो है वो क्या है, कांस्ट्रिक्टेड है, यानी ये सिकुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये देखेंगे एक दूसरे के अपोजिट लक्षण वाले हैं, जहां भी देखेंगे एक दूसरे के अपोजिट लक्षण वाले हैं। अगला देखेंगे छठवां जो है सीड शेप है, यानी बीजों का जो है आकार, बीजों का आकार है। तो एक जो लिया मटर का बीज ऐसा लिया जो राउंड था, गोल, और दूसरा कैसा था, व्रिंकलेड था, यानी सिकुड़ा हुआ था। इस तरह गोल हुआ, ये गोल हो गया, और ये कैसा हुआ, ये सिकुड़ा हुआ, व्रिंकलेड, इस प्रकार, ठीक है। एक जो लिया सीड कलर है, बीज का जो रंग है, ऐसा लिया मटर का पौधा जिसके बीज जो थे वो येलो कलर के थे, कैसे थे, येलो कलर का, और दूसरा उसका विपरीत जो लिया वो ग्रीन कलर का था। तो ये याद आप लोग कर लेंगे कि कौन सा साथ जोड़ा है, क्योंकि दे देता है कभी कभी ऑप्शनल में दे देता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में जो 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था मटर के, उनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, या ऑप्शन में 4 दे देगा, ठीक है। तो ये सभी याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, कोई इतना कठिन काम नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मेन टॉपिक से अब स्टार्ट करेंगे, मेंडल के आनुवंशिकता में प्रयोग शब्दावली, जो भी कौन शब्दावली प्रयोग किया है, वो कौन कौन से शब्दावली हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है।